नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपकी पुस्तक का पहला पाठ दो बैलों की कथा हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम दोहराई करेंगे उसकी। जैसा कि मैंने आपको जो दोहराई के लिए शेड्यूल बनाकर दिया है, रिवीजन शेड्यूल, उसके अनुसार आज पाठ 1 की दोहराई का समय है। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न 1 देखिए, आप मेरे साथ सुनेंगे, बोलेंगे तो आपको उत्तर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहानी आप पहले सुन चुके हैं, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है ये। और अब प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो सुनिए, पहला प्रश्न क्या है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? जो कांजी हाउस है, मैंने बताया था, कांजी हाउस में पशु बंद कर रखे हैं, रोक रखे हैं, वहाँ कैद कर रखे हैं, तो उनकी हाजिरी क्यों लेते हैं? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है, इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है। हमें प्रश्न समझना है क्या है, उत्तर अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। हाजिरी क्यों लेते हैं? कोई इधर उधर गायब ना हो, इसलिए हाजिरी ली जाती है। अब आप इसे याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, मैं आपको प्रश्न समझाऊंगी, उत्तर आपको मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसे पढ़ लें, कॉपी में लिख लें और समझकर लिख लें। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? एक छोटी बच्ची थी वहाँ जो बिना माँ की थी, उसकी सौतेली माँ थी, और वो सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और ऐसे ही बैलों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अब इसका प्रश्न हमने समझा कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, उसे वो बैल भी अपने जैसे लगे। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई, उसे अपने जैसी हालत लगी उनकी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। प्रश्न 3 देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक, अब आप जानिए क्या क्या उभर कर आया है इसमें। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है, भावनात्मक लगाव बताया है, भावना से जुड़े हुए हैं। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है, आज़ादी की। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमें आज़ादी के लिए लड़ाई करनी पड़ी, ऐसे ही अब ये बैल स्वतंत्र होने के लिए वहाँ से अब संघर्ष कर रहे हैं। इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए और महत्व देना चाहिए। प्रश्न 4 देखिए, प्रस्तुत कविता कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? सीधा सीधा मूर्ख ना कर क्या कहा है? आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं। अब देखने वाले और सोचने वाले पे निर्भर करता है कि वो गधे को देखकर क्या सोचता है। कहावत बनी हुई है कि गधे को मूर्ख कहते हैं। गधा है क्या, गधा है क्या बोलते हैं ना ऐसे, तो गधे को मूर्ख की संज्ञा दी गई है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने इस गधे को क्या कहा है, क्या समझा है? सदाचार, साधु संतों के गुण माने हैं उसमें। क्यों? क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है, सब विरोध करते हैं, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है
जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है, एक दुख छाया रहता है उनके चेहरे पर। अभी मुंशी प्रेमचंद उसके गुण मानते हैं कि वह चुपचाप रहता है, अन्याय सहता रहता है। लेकिन ये आज का समय नहीं है। अन्याय सहना कोई साधु सन्यासी नहीं, वो अत्याचार सहना एक प्रकार से अपने साथ अन्याय करना है। अब इसको आप याद कर लेंगे, लिखेंगे। प्रश्न 5 देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा मोती 2 बैल थे झूरी के। तो कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिससे हमें ये पता चलता है कि इनमें अच्छी मित्रता थी? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते, की इच्छा करते कि मेरे दोस्त पर ज़्यादा बोझ ना आए। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते थे, जो खोर कहते हैं ना, जिसमें उनका चारा डलता है, तो एक साथ खाना शुरू करते थे। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया, वापस अपने मित्र के पास आ गया। आज़ाद होने के बाद भी अपने दोस्त के पास वापस आ गया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। उसके पास अवसर था, मौका था भागने का, लेकिन वो अपने मित्र को छोड़कर नहीं भागा। तो ये सारी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि इनमें कितनी गहरी दोस्ती थी, कितनी गहरी मित्रता थी। अब प्रश्न 6 देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का क्या दृष्टिकोण था, क्या नज़रिया था औरतों के प्रति। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। तो प्रेमचंद ने हमेशा नारी को सम्मान देने की बात कही है और ऊपर रखने की बात बताई है, उसको प्रधान माना गया है। आप इसे पूरा उत्तर इसका पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। मैंने समझा दिया, आप लिखेंगे उसे। प्रश्न 7 देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान का एक जीवन कैसे दिखाया गया है? पशु और मनुष्य के संबंध आपस में, किसान के, और वो झूरी किसान और उसके बैल, वो पशु, वो कैसे, क्या इस कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया उनको? प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती 2 बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। देखो, मुंशी प्रेमचंद जी ने ये समझाया है कि पशु भी अपने मालिक से प्यार करते हैं, जितना मालिक अपने पशुओं से करता है, ऐसे पशु भी अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं। आप इसको जब इसका उत्तर पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, और कहानी आप पढ़ चुके हैं कि वो कैसे वहाँ से छोड़कर भाग लेते हैं अपने मालिक के प्यार के लिए, वापस वहीं आने के लिए। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती 2 बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है। कौन? किसान झूरी। और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। आप ये सब सुन चुके हैं, कहानी में पढ़ चुके हैं, तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। प्रश्न 8 देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। हम प्रश्न 8 पर थे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए, क्या खास बात थी ऐसी? मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आई है। क्या? वह आशावादी हैं क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है
कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। आशावादी है वह, उसे अभी उम्मीद है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को, सब बताया था ना कि उसने सबको बाहर भगाने के लिए वो कांजी होश का खोल देते हैं, सबकी रस्सियां काटते फिरते हैं और सबको आज़ाद कर देते हैं, दीवार गिरा देते हैं। वह साहसी है, उससे ये भी पता चलता है कि उसमें कितनी हिम्मत है। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है कि वो आपस में कितना प्रेम करते हैं। पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य फिर भी एक दूसरे से द्वेष भाव रखते हैं, लेकिन पशु नहीं रखते हैं। अब आप इसको देख लेंगे। दूसरा देखें, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती। वो लड़की जो एक रोटी देकर जाती थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, लेकिन दोनों खुश हो जाते थे जैसे बहुत कुछ मिल गया हो। ये सब क्यों खुशी मिलती थी? प्रेम के कारण। वो प्यार से दे के जाती थी एक रोटी, इसलिए उस लड़की के और उनके बैलों के आपस में मिलता था। उनके भावनात्मक वो जुड़े हुए थे, उनके भाव मिलते थे। वो भी सताई हुई थी और वो उनकी सौतेली माँ थी, और वो भी किसी और मालिक के, अपने मालिक को छोड़कर किसी और के पास रह रहे थे। तो दोनों की स्थिति एक जैसी ही थी, पशु की भी, बैलों की भी और उस लड़की की भी। तो इसलिए उस लड़की के हाथ से वो रोटी खाकर उन्हें संतुष्टि मिलती थी। प्रश्न 10 देखिए। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि आप बताएंगे इसमें से। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गया कौन था पहले आपको ये पता हो? जो ये बैल अपने घर लेकर गया था, जूरी की पत्नी का भाई। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब वो गंदा खाना क्यों देता था उनको? उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। अब इन चारों ऑप्शन में से ठीक है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, खुश नहीं था उनसे, इसलिए उनको गंदा सब खाना देता था, सूखा चारा डालता था। प्रश्न 11 देखिए। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो उनका जो शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, आवाज़ उठाई उसके खिलाफ, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना मीन्स पीड़ा भी हुई, उन्हें खूब मार भी पड़ी। हीरा और मोती पर बहुत अत्याचार किए गए, उनका शोषण किया गया, परंतु हीरा और मोती ने इसे चुपचाप सहने के बजाय इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। भले ही इसके लिए उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी तथा बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ा। अब यूँ तो जब हमारे जो नेता हैं, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, तो उन्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। ऐसे ही इसमें मुंशी प्रेमचंद जी दर्शाना चाहते हैं कि आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं, तब आज़ादी मिलती है। अब प्रश्न 12 देखिए। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वही है, ये आज़ादी की ओर संकेत करती है लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई के लिए भी ऐसा ही हुआ था। जब हमारा देश गुलाम था, तो मनुष्य को जब आज़ादी चाहिए थी, तो उन्होंने भी, हमारे नेताओं ने भी कष्ट सहे थे। प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। इन बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने अपना देखा हुआ, अपना जो अभी अभी कहा कि ये स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं, उससे पहले के लेखक हैं, तो वो हाल इसमें दर्शाया है, वो गुलामी बताई है, और स्वतंत्रता कितनी प्रिय लगती है उसके बारे में बताया है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। पराधीनता मीन्स गुलामी। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, परंतु प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है।
अभी जो मैंने आपको बताया आप उसे अपने ही शब्दों में लिखेंगे कि जब हमारे नेताओं ने भी इतने कष्ट सहकर आज़ादी प्राप्त की है तो इन पशुओं के माध्यम से लेखक हमें यही संदेश देना चाहते हैं। आगे देखिए, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं। ये ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। निपात किसे कहते हैं, कैसे शब्द होते हैं जो वाक्य में जो जोर देकर बोले जाए, स्ट्रेस डाला जाए जिन पर। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। ही भी ऐसे ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग हुआ है आपने कहानी में से छांट कर लिखने हैं। जैसे छाया भी न दिखाई देगी, छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, कि भाई वो तो मूर्ख है, ये तो उससे कम गधा है। ज़्यादा से ज़्यादा बोझ, बेगानों से लगते थे, बेगानों से लगते थे। अब आप अपने और भी ढूंढ सकते हैं और ये भी आपके पाठ के ही हैं। अब प्रश्न 14 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, होश में आ गए, मतलब एकदम से। यहाँ संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है, जुड़ा हुआ है वाक्य एक दूसरे से, ये संयुक्त है। दीवार का गिरना था कि, तो ये संयुक्त वाक्य है, संज्ञा इसमें उपवाक्य है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, उसका वो दिखाया गया है कौन। यहाँ मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, विशेषण उपवाक्य है। इसमें जो खास बात है वो उपवाक्य है, विशेषण, विशेषता जो इसकी बताई है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यहाँ संयुक्त वाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताई, भागे तो पर नाहक भागे। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यहाँ संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगर वह मुझे पकड़ता, संयुक्त वाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, और इसमें मैं बेचूंगा तो बिकेंगे में संयुक्त वाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और ऐसे ही नेक्स्ट में संयुक्त वाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैंने वाक्य के बारे में आपको पढ़ाया है, आप एक बार दोबारा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसे अपने आप हल करेंगे समझते हुए। अब प्रश्न 15 देखिए, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आप अपने आप पढ़ लेंगे और इन्हें कॉपी में लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आप इन्हें लिख भी लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ये प्रश्न लिखेंगे और याद भी करेंगे। कई बच्चों ने मेरे से ये पार्ट 1 को दोबारा करने के लिए पूछा भी था कि करा दीजिए, आज मैंने इन्हें समझा दिया है, तो जिसने नहीं लिखे वो लिख लेंगे, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं वो दोबारा ना लिखें। धन्यवाद।